हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी वरणवाल। बच्चों, आज हम कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम फाइनली डाइजेशन ऑफ फूड को आज पढ़ने वाले हैं कि किस तरह फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में और फाइनली उसका एब्जॉर्प्शन में मदद होती है। राइट, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी वरणवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah डेंटल कॉलेज। So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, a social worker, a COVID warrior and many more. बच्चों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। साक्षी_नीट के नाम से, साक्षी बायो के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, साथ साथ आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है। आप जहाँ पे चाहें वहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम आपकी फंसती है, यू कैन अप्रोच मी बाय एनी मीन्स। ओके, चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड की। तो जो हम खाना खाते हैं, बेसिकली जो भी बाइट हम लेते हैं उसको हम च्यू करते हैं और वो ब्रेक डाउन होता है। बट उस फूड के अंदर बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको छोटे 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 पीसेस में तोड़ना पड़ता है बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शन से, बहुत सारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं और फाइनली इतने छोटे हो जाते हैं कि वो बॉडी के सेल्स में इजीली एब्जॉर्ब हो पाएँ और उस एब्जॉर्प्शन के बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इसलिए हमारा डाइजेशन ऑफ फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है? क्या वो बॉडी में रह जाता है? नहीं, वो हमारा एक्सक्रीटा बन के हमारे बॉडी से आपके एक्सक्रीट आउट हो जाता है। राइट, हमारे रेक्टम, हमारे एनस के थ्रू। तो जब हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था तो हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस पे जाके एंड होता है, जहाँ से एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है। तो चलिए डाइजेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जब हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं, दैट इज चूइंग ऑफ फूड। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। कैसे मैकेनिकल, कैसे केमिकल, चलिए बात करते हैं। मैकेनिकल मतलब जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं, उसकी मदद से उस फूड का ब्रेकडाउन हो, उसको कहेंगे मैकेनिकल मेथड प्रोसेस। ओके, वहीं जब हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं उन एंजाइम्स की, उन एंजाइमेटिक एक्शंस की, सिक्रीशंस की, जो कि इन फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने में मदद करते हैं। इस तरह से हमारा डाइजेशन एक जो प्रोसेस है वो पूरा एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस कहलाता है। तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस। राइट, तो ये आप हम नोट डाउन कर लेंगे। मोबिलिटी ऑफ गट, मोबिलिटी ऑफ गट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हमारा फूड हमारे बॉडी में जाता है तो उसका जो एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होता है, बेसिकली द फूड मूवमेंट, वो किसके थ्रू होता है? इसी मोबिलिटी ऑफ गट के, जिसके थ्रू एक मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो भी खाना होता है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है। ठीक है, क्योंकि अगर खाने को बस आप मुंह में डाल लें, च्यू कर लें, उसके आगे उसको कैसे भेजा जाएगा? वो एक ही जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा। जब तक ये मूवमेंट नहीं होती है तब तक उस खाने को बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं मिल पाती और हो सकता है वो जैम कर जाए। ठीक है, तो जैम करने से बचाने का एक ही मेथड है इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को परफॉर्म करना। दिस इज ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ गट। विद द हेल्प ऑफ दिस फूड मूव्स फॉरवर्ड। फूड क्या है? आगे की तरफ बढ़ने लगता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। तो सबसे पहले बकल कैविटी की बात करें, यानी ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। पहला होता है खाने को हम अच्छे से चबाते हैं, उनको मिक्स करते हैं, और दूसरा होता है खाने को आगे की तरफ भेज देते हैं, यानी घोटना नहीं होता है, उनको च्यू करके जब स्वैलो कर जाते हैं तो वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू आगे जाने लगता है। तो दो काम मेन यहाँ होता है, मैस्टिकेशन यानी कि चूइंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड, एंड सेकेंड इज स्वैलोइंग यानी उसको अंदर जाने देना एलिमेंट्री कैनाल के। राइट, तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड स्वैलोइंग इज द टू प्रोसेस। पहले हम बात करेंगे मैस्टिकेशन में। इसमें सबसे प्राइमरी चीज़ है हमारा टीथ, क्योंकि अगर टीथ नहीं होगा तो फूड को कट नहीं कर सकते, च्यू नहीं कर सकते।
तो मेजर रोल है, अगर टीथ मिसिंग हो गया हमारे मुंह से तो खाने में दिक्कत होती है। देखते हैं ना, जब बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके टीथ लॉस हो जाते हैं, या बहुत छोटा बच्चा रहता है, वो या तो सॉफ्ट फूड खाता है, या तो वो दूध पे जीता है, या तो लिक्विड पे जीता है। वो बहुत ही हार्ड फूड नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसको हार्ड चीज़ों को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए, कट करने के लिए टीथ प्रेजेंट ही नहीं है। अगर हमारे पास हमारे जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, वो हमने बात की है। इंसाइजर, ठीक है, इंसाइजर भी दो तरह के होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, देन कैनाइन, प्रीमोलर एंड देन मोलर, राइट। इतने तरह के टीथ होते हैं, इनकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। बात करें इंसाइजर की तो वो कट करता है। तो मान लो एक एप्पल है, एप्पल को कट करने का काम इंसाइजर करता है, यानी कि आगे वाले दांत, ठीक है। आप पीछे वाले दांत से जाके नहीं एप्पल कट करने जाते, उससे उसको चबाते हो आप। छोटे पीस जब हो जाते हैं उससे उसको और ज़्यादा मिक्स करते हो, चबाते हो, क्रश करते हो। लेकिन पहला जो बाइट लेते हैं वो हम इंसाइजर से लेते हैं, जब कोई हार्ड मटेरियल पे अपना दांत रखते हैं। तो हर दांत का डिफरेंट फंक्शनिंग है, इसलिए हर तरह के दांत का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे खाने को चबाया जाता है, उसको सलाइवा से मिक्स किया जाता है टंग की हेल्प से, और फाइनली बनता है क्या? बोलस। क्या बनता है बच्चों? बोलस। जो ये खाना चबा के सलाइवा से मिक्स करके टंग एक रोल बनाता है, एक गोला सा लड्डू बनाता है मुंह में, वो आप देख नहीं सकते, उसको हम कहते हैं बोलस, जो कि स्वैलो करने के लिए अब रेडी रहेगा, ठीक है। देखो, म्यूकस जो होता है वो लुब्रिकेट करता है, सलाइवा बेसिकली लुब्रिकेट करता है और इस फूड को बोलस का फॉर्म बनाता है, जिसकी वजह से उसको आराम से पीछे की तरफ पुश किया जाता है और वो फैरिंग्स में जाके चला जाता है, राइट। बैकवर्ड पुश की वजह से फैरिंग्स में जाता है, और फैरिंग्स से आपके ईसोफेगस के तरफ ग्लूटेशन होता है, यानी कि आपका ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस बंद कर देता है और फूड फाइनली आपके ईसोफेगस में चला जाता है। यानी ईसोफेगस का मतलब है फूड पाइप में। किसमें चला जाता है बच्चों? फूड पाइप में। क्लियर है? चलिए, मैस्टिकेशन ऑफ फूड इज वॉलेंट्री प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। ध्यान से सुनिएगा, जो फूड खाने को आप चबा रहे हैं ना, वो अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री मतलब जो चीज़ आप खुद अपनी मर्जी से करना चाहें। तो जब आप खाना खाते हैं आपसे कोई कहता नहीं है बेटा चबाओ। वो छोटे थे तो मम्मी पापा डांटते थे, लेकिन अभी आप खाना खाते हो तो अपने आप चबाने लगते हो, राइट। आपकी मर्जी से आप चबा रहे हो। आप जब चाहो आप रोक सकते हो अपनी टीथ को, ऐसी बात नहीं है। तो इट्स अ वॉलेंट्री प्रोसेस, आप अपनी मर्जी से ये मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम स्वेलोइंग की बात करें, डीग्लूटिशन की बात करें, तो डीग्लूटिशन आपका इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। जब खाना चबा लेते हो अच्छे से और वो बोलस बन जाता है, अपने आप ही वो आगे की तरफ बढ़ जाता है स्लिप होके। क्लियर है? बोलस जो होता है एक मास होता है जो कि ईसोफेगस में पास होता है फ्रॉम बकल कैविटी थ्रू फेरिंग्स, राइट। चलिए, food is pushed back against the epiglottis at the same time epiglottis covers the glottis। डेफिनेटली आपके विंड पाइप यानी ट्रेकिया में खाने को जाने से बचाना है, इसलिए उसका जो ग्लॉटिस वाला पार्ट है ऊपर का एरिया, उसको एपिग्लॉटिस ढक्कन की तरफ बंद कर देता है ताकि उसमें कोई भी खाना नहीं जा पाए जब आप स्वेलो कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार आप जानते हो, जब आप कोई खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो बहुत तेज़ी से, कई बार क्या होता है धक्का लग जाता है और बहुत तेज खांसने लगते हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कई बार खाना एपिग्लॉटिस की तरफ आपके ग्लॉटिस में जाने लगता है, ट्रेकिया की तरफ जाने लगता है, तब आपका बॉडी जो है डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे, ठीक है, आपका कफिंग शुरू कर देता है जिससे वो पार्टिकल बाहर निकल जाए। क्लियर है? चल, ड्यू टू दिस ईसोफेगस ओपनिंग बिकम्स वाइडर एंड फूड एंटर्स इनटू इट। अब ये ईसोफेगस आपका ओपनिंग खुला रहता है तो फूड इसके अंदर एंटर हो जाता है और इस तरह फूड आपके ईसोफेगस में पहुंच जाता है। बोलस फर्दर passes डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव which takes the food down to the stomach। अब आएगा आपका मेन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट की वजह से ईसोफेगस में खाना नीचे की तरफ आने लगता है और आपके स्टमक तक पहुंच जाता है। स्टमक पे पहुंचने से पहले उसके पास एक स्पिंक्टर होता है, यस, वो स्पिंक्टर के ओपन होने के बाद ही खाना स्टमक में एंटर करता है। क्लियर है? तो पेरिस्टाल्टिक कहाँ देखा जा रहा है? सबसे पहला देखा गया है आपके ईसोफेगस में।
गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर होता है? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से खाना आपका स्टमक तक पहुँचता है। डाइजेशन इन बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी। अब बकल कैविटी से जो खाना पहुँचा इसोफेगस में, क्या रास्ते में कोई एंजाइम कोई भी चीज़ एक्ट नहीं की थी उस पर? बिल्कुल की थी, तभी वो इतना अच्छी हुआ। और उसमें आपको पता है बहुत सारा डाइजेशन हुआ रहता है किसी पर्टिकुलर चीज़ का। चलिए जानते हैं क्या हुआ है बकल कैविटी में। ओरल कैविटी में डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है हमारे पास सलाइवा, जिसमें होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है बच्चों? सलाइवरी अमाइलेज। इसको टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसको टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। अब जब अमाइलेज का नाम आएगा तो ये किस चीज़ का आपका ब्रेक डाउन करेगा? स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। किस तरह की स्टार्च का? कुक्ड स्टार्च का। ठीक है, कुक्ड स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ पे कौन सा एक्शन हुआ? केमिकल। यस, क्योंकि अब क्या आया है? अब कोई एंजाइमेटिक एक्शन भी है। मैकेनिकल तो हो ही रहा है दांत से टंग से, लेकिन साथ साथ केमिकल एक्शन भी शुरू हो गया। तो जब केमिकल हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। ओके, सलाइवा के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ताकि वो बैलेंस बना सके। और उसके साथ साथ सलाइवरी अमाइलेज होते हैं और लाइसोजाइम होते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर घुसता है उसको वो प्रिवेंट कर सके, उसको वो डिसइंफेक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। 30% जो स्टार्च होता है वो आपके ओरल कैविटी में ही टूट जाता है। समझ रहे हो? ऑलमोस्ट 30% स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। और किसमें टूटता है? ये डाइसेक्राइड बनाता है। क्या? मैल्टोज। कौन सा डाइसेक्राइड बनाएगा बच्चों? मैल्टोज। और इसका पीएच कैसा होता है? कैसा पीएच होता है बच्चों? ठीक है, 6.8 के लगभग इसका पीएच होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल टाइप ऑफ, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल की तरफ, थोड़ा एसिडिक वाला साइड ले लेगा। ठीक है, तो ये इसका पीएच होता है जिसमें ये आपके स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्या आ रहा है? एक ही एंजाइम आ रहा है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, चल। टाइलिन इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा, जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, जो कि राइप और कुक्ड स्टार्च को ही तोड़ता है। किसको? कुक्ड स्टार्च को ही तोड़ता है आपका टाइलिन एंजाइम। एक तरह का ये अमाइलेज ही है। सलाइवरी अमाइलेज क्या है? हमारे स्टार्च को छोटे छोटे डाइसेक्राइड में, ये कैसा है? डाइसेक्राइड का फॉर्म है। माल्टोज डाइसेक्राइड के फॉर्म में तोड़ देता है, छोटे छोटे डाइसेक्राइड बनाता है। और इसका पीएच कितना होता है? 6.8। आपको याद रखना है, पीएच इज 6.8। ये पीएच नहीं भूलना है आपको। अब खाना आपका बोलस के फॉर्म में आपके ईसोफेगस से धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए कहाँ पहुँचा? स्टमक में। स्टमक में पड़े रहेंगे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक एंजाइम। ठीक है, अब देखते हैं स्टमक में क्या क्या चीज़ें हैं। हमने जब एलिमेंट्री केनाल पढ़ा था उसमें हमने देखा था स्टमक में बहुत सारे सेल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिक्रीशन कर रहे हैं। उन्हीं सिक्रीशन की वजह से ये सारा जो मटेरियल है, मैक्रोमोलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन होने लगता है स्टमक में। तो चलिए देखें स्टमक में क्या हो रहा है। स्टमक जो है 1 लीटर कैपेसिटी का होता है, ये हमने पढ़ा है। 1 लीटर कैपेसिटी होती है और इसमें 4 से 5 घंटे तक स्टोरेज का पूरा आपका एक विंडो रहता है कि ये 4 से 5 घंटे तक खाना स्टोर कर सकता है। इसलिए आपका कई बार देखते हैं 3-4 घंटे बाद ही आपको भूख लगती है। क्यों? क्योंकि तब तक खाना आपके पेट में कई बार स्टोर्ड रहता है। अगर आप कम खाते हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर खाना खाएं तो 4 से 5 घंटे तक आपको भूख जल्दी नहीं लगती है। ठीक है, इंटरनल म्यूकोस ऑफ स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि 3 तरह के होते हैं। जो म्यूकोसल लेयर होती है हमारे स्टमक की, उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। पहला होता है म्यूकस सेल, जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। सेकेंड है पेप्टिक सेल, जो हमारा प्रीकर्सर देता है एंजाइम्स का, दैट इज पेप्सिनोजन।
क्या सिक्रीट करता है पेप्टिक सेल या जाइमोजेनिक सेल भी इनको कहते हैं, ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन, जो कि इनएक्टिव टाइप ऑफ एंजाइम है जिसको एक्टिवेट करता है हमारा HCl। तीसरा तरह का सेल है दैट इज पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, जो कि HCl या इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो एक्चुअली होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा ये HCl का सिक्रीशन करता है। 2-3 कारण है HCl के लिए। पहला, HCl जो है डिसइंफेक्ट करता है अगर कोई भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गया वहाँ। दूसरा, जो पेप्सिनोजन एंजाइम होगा हमारा, जो पेप्सिन बनाएगा, वो एक्टिवेट HCl की मदद से ही होता है, ठीक है। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से HCl का होना ज़रूरी है, क्योंकि पेप्सिनोजन को एसिडिक मीडियम चाहिए अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए। इसके अलावा म्यूकस सेल प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करेंगे ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है उसको वो प्रोटेक्ट कर पाए HCl से, ताकि वो हमारे स्किन को, स्टमक की लाइनिंग को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसलिए स्टमक में एक एक्स्ट्रा मसल लाइनिंग होती है ताकि वो उसको एक्स्ट्रा थिकनेस दे पाए, ताकि उसकी लाइनिंग को किसी भी तरह का खतरा नहीं हो पाए। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर आपका खुलता है और फूड आपका स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचने के बाद क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रुक जाती है? नहीं रुकती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट हो जाती है और सबसे ज़्यादा हमारे स्टमक में देखी जाती है। अब जो ये हमारा फूड था वो सारे एंजाइम से HCl के साथ मिल करके बहुत अच्छे से अपने मूवमेंट करता है स्टमक के अंदर और खाने को एक नए फॉर्म में तोड़ता है जिसको हम कहते हैं काइम। पहले बोलस के फॉर्म में हमारा खाना ईसोफेगस से स्टमक तक पहुंचा था। स्टमक में फाइनली फिर से खाने का एक बार से मूवमेंट होता है पूरे सिक्रीशंस के साथ और वो दूसरा फॉर्म ले लेता है जिसको हम कहते हैं काइम। क्या बोलते हैं बच्चों? काइम। ये नाम याद रखना ये भी, ठीक है। फूड इज स्लोली रिलीज फ्रॉम द स्टमक इन स्मॉल क्वांटिटीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन और डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर कंटिन्यू होता है। तो जैसे खाना आपका ईसोफेगस से स्टमक में आया उतना ही पूरा का पूरा खाना आपके इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ स्टमक के अंदर कैपेसिटी है स्टोरेज करने की, इसलिए वो यहाँ पे समझदारी दिखाता है और जो इंटेस्टाइन है उसमें थोड़ा थोड़ा करके खाना भेजता है ताकि वो पूरी तरह से टूट पाए, डाइजेस्ट हो पाए और उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए। तो यहाँ पे एफिशिएंसी को बेटर करने में मदद कर रहा है हमारा स्टमक। Food mixes thoroughly with acidic gastric juice secreted by stomach by the churning movement of its muscles and becomes semi-digestive acidic pulpy mass called chyme। ठीक है, थोड़ा ये लिक्विफाइड फॉर्म होता है, सेमी डाइजेस्टेड और एसिडिक मीडियम होता है और इसको कहते हैं काइम। यानी अब काइम फॉर्म में हमारा स्टमक में फूड हो गया है। याद रखिएगा अभी हमारा मीडियम कैसा है? एसिडिक चल रहा है, ठीक है। माउथ में भी स्लाइटली एसिडिक था, न्यूट्रल से 1 पॉइंट इधर ही था, ठीक है। यहाँ पे प्योरली एसिडिक हो गया क्योंकि HCl बहुत अच्छे से स्टैक किया है। HCl और जो अदर एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अब केमिकली एक्ट करते हैं हमारे फूड के ऊपर और उनको तोड़ना शुरू करते हैं। तो पहला एंजाइम बात करें पेप्सिनोजन की, जो कि पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है। जब HCl पेप्सिनोजन पे वर्क करता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और पेप्सिन क्या करता है? पी से पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है छोटे छोटे फॉर्म में इन प्रोटीओजेज एंड पेप्टोन्स। 2 फॉर्म में तोड़ता है, प्रोटीओजेज एंड पेप्टोन के फॉर्म में तोड़ता है हमारे प्रोटीन को। कैसे तोड़ता है? जो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उन्हें ब्रेक करने लगता है ताकि प्रोटीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाए, ठीक है। ये हर तरह के प्रोटीन पैक करता है एक्सेप्ट, ये देखो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन बड़े ही तगड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। एक्सेप्ट कैरेटिन, जो कि हमारे नाखूनों में बाल में देखे जाते हैं, वो कैरेटिन आपका प्रोटीन। प्रोटामिन्स और हिस्टोन, हिस्टोन कहाँ होता है बच्चों? DNA के अंदर, राइट। तो ये सारे प्रोटीन पे ये एक्ट नहीं करता, बाकी सारे प्रोटीन को ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। देखो पेप्सिनोजन पे HCl एक्ट किया, ये एक्टिवेट होके पेप्सिन बनाया और पेप्सिन से फिर प्रोटीजेज एंड पेप्टोन्स में टूट जाते हैं प्रोटीन, ठीक है। अब इनका pH कितना होगा? ध्यान से देखिए, pH इनका लगभग 1 से 3 के बीच में होता है। कितना?
1 से 3 के बीच में इनका pH मेंटेन रहता है, यानी कि प्योरली एसिडिक है HCl की वजह से। एक स्पेशल एंजाइम यहाँ पे होता है रेनिन, जो कि सबके अंदर नहीं देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? चाइल्ड में। ठीक है, चाइल्ड में देखा जाता है, बेबीज़ में देखा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? मिल्क केसिन, मिल्क प्रोटीन जो होता है, मिल्क केसिन प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है, इनका डाइजेशन में मदद करता है। बट बड़े होने के बाद ये काम वापस से आपका पेप्सिन ले लेता है। पहले रेनिन ये काम करता है, क्योंकि बच्चा जो है पूरी तरह से दूध पे ही डिपेंड करता है इन देयर अर्ली स्टेज। आगे भी चल के बच्चे में बहुत दिन तक वो दूध पीता रहता है, इसलिए रेनिन का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि बच्चा कुछ और ले ही नहीं रहता है, मोस्टली लिक्विड डाइट पे, दूध पे ही डिपेंड करता है। तब रेनिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये रेनिन में डबल एन है। ठीक है, ये भी एक एंजाइम है, लेकिन ऐसे ही एक रेनिन और आएगा किडनी के वक्त, जिसमें एक एन होता है। ये रेनिन और वो रेनिन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टमक में जिस रेनिन की बात हो रही है वो डबल एन वाला है, इसका दूसरा नाम काइमोसिन भी होता है। ये भी आपके HCl के थ्रू एक्टिवेट होता है और रेनिन बनाता है, प्रो रेनिन के यानी प्रीकर्सर के फॉर्म में रहता है, एक्टिवेट होकर रेनिन बनाता है और इस मिल्क प्रोटीन, मिल्क केसिन को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इन्फेंट्स में देखा जाता है इनएक्टिव फॉर्म में। रेनिन एक्ट्स ऑन मिल्क प्रोटीन केसिन और इनको कन्वर्ट करता है इनसॉल्युबल कैल्शियम पैराकेसिनेट में, जिसको हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कभी आपने ध्यान दिया होगा, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने देखा, लेकिन अगर कोई बच्चा वॉमिट करता, छोटू बच्चा जो गोदी में रहते हैं, वो कभी वॉमिट करा और आपने अगर देखा है, आई नो इट्स वेरी अजीब सा लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रही हैं, तो उनका जो वॉमिट होता है वो बिल्कुल ही कर्ड जैसा निकलता है। ठीक है, उसमें पानी अलग और कर्ड जैसा अलग निकलता है, तो वो एक्चुअली दूध का कन्वर्जन हो चुका है। कई बार दादी वादी होती है घर में तो कहती हैं अरे दूध पच गया है। वो क्या होता है, एक्चुअली उस पर रेनिन एंजाइम एक्ट कर चुका है, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर चुका था और उसको इनसॉल्युबल कैल्शियम पैरासिनेट में तोड़ भी चुका था, जिसकी वजह से कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया, यानी कि बच्चे ने दूध पचा लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है। ठीक है, आफ्टर बिकमिंग इनसॉल्युबल मिल्क कैन रिमेन इन स्टमक फॉर लॉन्गर टाइम, इसलिए बच्चा 3 से 4 घंटे तक रोता नहीं है। जब उसको अगेन 3-4 घंटे बाद भूख लगती है फिर से वो रोता है, क्योंकि उसको अब उसके पेट में अब जो इनसॉल्युबल पैराकेसिनेट बना था, कैल्शियम पैराकेसिनेट, अब वो ख़त्म हो चुका है। क्लियर है? चलिए, रेनिन जो है हमारे अडल्ट ह्यूमन में एब्सेंट होता है। ये काम HCl, पेप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिन ही कर रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बात ध्यान लो, जिनमें अगर पेप्सिन भी नहीं तोड़ पाते उनमें अक्सर एडल्ट्स में एक चीज़ देखी गई है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। कितने लोगों ने सुना है ये नाम? लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें क्या होता है, दूध की जो प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ह्यूमन का एंजाइम बड़े होने के बाद। भले ही बचपन में हो जाता था, क्यों? क्योंकि बचपन में रेनिन था, बट उनका जो एंजाइम अब बनता है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो उस केसिन को तोड़ पाए, इसलिए वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाते हैं, सॉरी, और उन्हें कर्ड, दूध जैसी चीज़ें पचती ही नहीं है, क्योंकि उसको तोड़ने वाला एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट होता, तो वो लैक्टोज वाली चीज़ें नहीं खा पाते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड आएंगे गैस्ट्रिक लाइपेज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग को नहीं पता है कि हमारे गैस्ट्रिक में यानी हमारे स्टमक में लाइपेज एंजाइम भी निकलता है। सबको पता है कि स्टमक में भैया बस प्रोटीन का डाइजेशन होता है, नहीं, थोड़ा सा लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये इतना एक्टिव क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको एल्कलाइन मीडियम बेसिकली चाहिए रहता है एक्टिव होने के लिए। एसिडिक मीडियम होने की वजह से ये बहुत अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन ये बहुत छोटे क्वांटिटी में प्रेजेंट भी रहता है और साथ साथ थोड़ा सा इमल्सिफिकेशन में भी मदद करता है। क्लियर है? Acts on emulsified fat and keeps digesting around 25% of milk fat in infant. Infant में ये 25% ऑफ फैट के डाइजेशन में मदद करता है। Amount of mucus and bicarbonates also present in gastric juice plays an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from the highly acidic pH. अब HCl अगर प्रेजेंट है भैया स्टमक में तो एसिडिक मीडियम तो बना हुआ है, और एसिडिक मीडियम अगर है यानी कि
हमारे जो पेट का लाइनिंग है उसको बहुत खतरा है कि एसिडिक मीडियम उसको कोरोड कर पाए और बहुत सारा जलन पैदा करे और बहुत सारे इन्फेक्शन या फिर किसी तरह का रोग भी बना सकता है, कैंसरस भी हो सकता है वो। तो इसको बचाने के लिए स्टमक क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है और काफ़ी थिक लेयर होती है ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है उसको किसी तरह भी ये एचसीएल हार्म ना पहुंचा पाए। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड खा लेते हो या आपको एसिडिटी होती है, एसिडिटी में होता क्या एक्चुअली, जो ये म्यूकस की लेयर होती है वो पतली हो जाती है या तो एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से स्टमक की लाइनिंग को अब ये एसिड इरिटेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको जलन महसूस होती है आपके पेट में। तो आप कहते हो क्या हो रहा है, जलन हो रही है, जल्दी से इनो नहीं पीना चाहिए, इनो गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है, ठीक है। आप एंटासिड लीजिए, आपको एंटासिड आराम देगा, खाली पेट खाइए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे सिरप्स आते हैं, डोंट गो फॉर इनो, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर आप आपको गैस हो रही है या एसिडिटी हो रही है और आप इनो पी रहे हैं, ठीक है, एज अ डॉक्टर आई एम सजेस्टिंग यू प्लीज़ अवॉइड इट टोटली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने क्या देखा कि स्टमक में और माउथ के अंदर क्या क्या डाइजेशन हुआ है, क्या क्या एंजाइम होते हैं। एक बार में पूरा पढ़ लेंगे तो भेजा कंफ्यूज हो जाएगा, तो इतना याद रखना आपको। इसके बाद हम मेजर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन किसमें पढ़ने वाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि फूड का डाइजेशन कैसे हो रहा है बॉडी में। क्लियर है? आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना रही हूँ ताकि आप प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। क्लियर है? तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डेफिनेटली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैम लाइव कब आ रही है। वैसे मैं डेली 12 PM अपने लेक्चर्स अपलोड करती हूँ, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए है 2 सवाल, इसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। देखते कौन सबसे सही और कौन सबसे जल्दी जवाब देता है। केसिन प्रेजेंट इन मिल्क विच इज, जो केसिन हमारे मिल्क में मिलता है वो क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, शुगर है, प्रोटीन है या फैट है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है मेरे बच्चे जो ध्यान से लेक्चर को सुने तुरंत आंसर दे देंगे, बिना ऑप्शन के भी दे देते। In stomach, after physical and chemical digestion of food is called, in stomach after physical and chemical digestion food is called, फूड को क्या बोला जाता है जब स्टमक में उसका डाइजेशन हो जाता है, वो एक दूसरे फॉर्म में बन जाता है, उसका नाम क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको अभी तक कोई भी इतनी सी भी दिक्कत हुई है समझने में कुछ भी, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऐसे ही अमेजिंग सेशंस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, साथ साथ सारे अपडेट्स, हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल विद मी। सो डू नॉट वरी, बस लग जाइए, बस आपकी मेहनत की देर है और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपके लिए करके दूँगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।